स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं। सरकार चर्चा को तैयार। विदेश मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दावा, कहा कांग्रेस के बड़े नेता ने डाला कोयला घोटाले के आरोपी को राजनयिक पासपोर्ट देने का दबाव। सदन में करेंगी नाम का खुलासा। आतंकी सरगना हाफिज सईद की नवाज शरीफ को चेतावनी, कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आए। बातचीत से लंबित मुद्दों को हल करने के पक्ष में पाकिस्तानी उच्चायोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तनाव के बाद कर्फ्यू, सेना का फ्लैग मार्च, 15 लोग गिरफ्तार। प्रतिबंधित आतंकी संगठन का झंडा जलाने के बाद झड़प। और आधार योजना बंद नहीं होगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। योजना पर हुए भारी भरकम खर्च का दिया हवाला। ललित मोदी विवाद में आरोपों से घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नया दावा किया है। सुषमा स्वराज ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि कोयला आवंटन मामले में आरोपी संतोष बागरोडिया को राजनयिक पासपोर्ट देने के लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दबाव डाला था। सुषमा स्वराज ने इस नेता का नाम नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि वो संसद में ललित मोदी विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता के नाम का खुलासा करेंगे। कल से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सुषमा के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाकर रखे हुए हैं और इस वजह से कल राज्यसभा में लगातार अवरोध रहा। कांग्रेस सुषमा के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा भी मांग रही है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र का पहला दिन राज्यसभा में विपक्ष के आक्रामक रुख की भेंट चढ़ गया। ललित मोदी मामले और व्यापम जैसे मसलों को लेकर सदन की कार्यवाही कल कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार के चर्चा को तैयार होने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान की पेशकश के बावजूद विपक्ष के तेवर नरम नहीं हुए। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। मुझे आशा है कि इस सत्र में काफी अच्छे निर्णय होंगे, अधिक निर्णय होंगे और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का विपक्ष पर असर होता नहीं दिखा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों की ओर से ललित मोदी को मुहैया कराई गई मदद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग भी की। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी की। आपने मर्यादा तोड़ी है। आपने No, this is all you can say at the time of discussion. Not now. ये सदन जवाबदेही तय करेगा। No, see. मर्यादा भ्रष्टाचार। All these you can say. जवाब में केंद्रीय मंत्री और नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष की मांग पर चर्चा कराने और सुषमा स्वराज का बयान कराने पर सहमति जताई। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। लेकिन विपक्षी दल सरकार के इस रुख से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने चर्चा से पहले ललित मोदी मामले से लेकर व्यापम मामले में आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। लगातार जारी गतिरोध के चलते कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। On these serious allegations, let there be a high-level inquiry that is be constituted, sir, and on that basis, till that inquiry is over, let these people demit office or ask them to be removed from office. जब सब इस्तीफा दे दे तब चर्चा करी जाए। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। कोई इस्तीफा नहीं, नो इस्तीफा, नो इस्तीफा। आप चिंता मत करिए, कोई इस्तीफा नहीं। चर्चा करना चाहिए तो चर्चा करिए और चर्चा नहीं करना चाहिए, चिक चिक करना है तो आप चिक चिक करते रहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को वीजा मामले में मदद करने का आरोप लगा है।
जब से ये मामला सामने आया है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस आज संसद परिसर में व्यापम मामले के खिलाफ मौन धरना देगी। धरने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं कल संसद से बाहर महिला कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा संभाला। संसद घेराव के जरिए महिला कांग्रेस ने विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही ये हैं महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, जिन्होंने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही ललित मोदी, व्यापम और पीडीएस मामले समेत दूसरे विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री केवल सत्ता में पैसा कमाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं। देश की जनता जवाब मांग रही है, मोदी जी से जवाब मांग रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है इन तमाम घोटालों पे, प्रधानमंत्री जी महिला अत्याचार पे क्यों चुप है, काले धन पे क्यों चुप है। तमाम चीजों के जवाब इस देश की जनता मांग रही है। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मामलों पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। मंगलवार को मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार को संसद के भीतर और बाहर घेरने की कोशिश में जुटी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को चिट्ठी लिखी है। शिवराज ने चिट्ठी में व्यापम को कांग्रेस का दुष्प्रचार बताया है। इससे पहले शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी में कहा था कि व्यापम समेत हाल में सामने आए कई घोटालों ने सरकार और पार्टी की छवि खराब की है। उन्होंने नैतिकता बनाए रखने के लिए पार्टी के भीतर आंतरिक लोकपाल के गठन की भी मांग की है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार ने 10 जुलाई को अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद एक सामने आए कई घोटालों ने पार्टी की छवि खराब की है। हमारी पार्टी शानदार उपलब्धियां की है, शान से पार्टी जीती, सरकार बनाई। 1 साल शान के साथ हमने सरकार चलाई। उसके बाद कहीं कहीं कुछ छींटे लगने लगे। उपलब्धियों से सिर ऊंचा होता है, छींटों से मन में एक पीड़ा होती है। शांता कुमार ने चिट्ठी में व्यापम घोटाले से लेकर ललित मोदी विवाद तक का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक उंगलियां हमारी तरफ उठने लगी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की खबरों ने हम सब का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। उन्होंने पार्टी के भीतर एक आचार समिति के गठन की भी जरूरत बताई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन इस चिट्ठी के आने से सरकार पर विपक्ष के आरोपों को और बल मिल गया है और वो इसी बहाने सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सर उठा के नहीं चल रहा है, शर्म से उसका सर झुक गया है। शांता कुमार जी ने कहा है, फिर भी अगर मोदी जी नहीं बोल रहे हैं तो क्या हम ये माने कि इस भ्रष्टाचार में मोदी जी कहीं न कहीं से उनकी मौन, उनकी स्वीकारोक्ति है। बीजेपी there are voices, senior voices which are asking the party and government to act on all these scams, but so far there is no indication from the government that it will act on these scams and it will take some action. बीजेपी भी शांता कुमार की इस चिट्ठी से असहज नजर आ रही है। पार्टी ने शांता कुमार को विपक्ष के दुष्प्रचार से प्रभावित बताया है। शांता कुमार जी एक सुलझे हुए नेता है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार से पूरी तौर से प्रभावित हो गए हैं और पार्टी उनके इस राय से बिल्कुल असहमत है। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके इस बयान पर नाराज है और उन्हें मीडिया के सामने संयम बरतने की हिदायत दी गई है। शांता कुमार 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो पहले भी बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर गुजरात दंगों के मुद्दे पर पार्टी के भीतर चिट्ठी लिख चुके हैं। इसी के चलते उन्हें वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का हमला जारी है। कल लगातार दूसरे दिन सदन की कार्रवाई
की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। वहीं बीजेपी के विधायक भी विपक्ष के रुख को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके चलते सदन की कार्यवाही पहले 2 बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की तीखी नोकझोंक हुई। पिछले सत्र में आपको याद हो, हम हाथ जोड़ रहे थे कि चर्चा कर लो, तब सरकार चर्चा से भाग रही थी, कह रही थी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो कह रहे हैं चर्चा कर लो। तो क्या इनके घर की धर्मशाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और उद्योग से जुड़े 2 अहम फैसले हुए। सूत्रों के मुताबिक सूखा पीड़ित इलाकों के किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हालांकि ये छूट कितनी होगी, इसकी घोषणा बाद में होगी। इस स्कीम की घोषणा के बाद सरकारी और निजी बैंक किसानों को छोटी अवधि के लिए सस्ती दर पर कर्ज दे सकेंगे। इसके अलावा संशोधित औद्योगिक पैकेज की अवधि बढ़ा दी गई है। इसका मकसद प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इसके जरिए उद्योगों को टैक्स में राहत मिलती है। आधार कार्ड को खत्म किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड योजना को वापस लेना मुश्किल है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस योजना में अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 80 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। योजना के जरिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। दरअसल आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों के घर में शौचालय होने को भी अनिवार्य बनाया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने कल नए नियमों को मंजूरी दी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि उम्मीदवारों को 10वीं पास का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा घर में शौचालय होने का हलफनामा भी देना होगा। पिछले साल दिसंबर में राज्य में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए भी शैक्षिक योग्यता का नियम बनाया गया था। इसके तहत जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी था। वहीं सरपंच के लिए 8वीं पास लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ और खबरें। अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर से घूस लेने के मामले में गोवा अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर एक पूर्व मंत्री और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ हुई है, लेकिन एफआईआर में पूर्व मंत्री का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने सोमवार को इस मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी थी और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुलासा किया है कि गोवा और गुवाहाटी में परियोजना के लिए लुइस बर्जर कंपनी ने मंत्रियों समेत कई भारतीय अधिकारियों को घूस दी थी। कंपनी ने मुकदमे से बचने के लिए आरोप स्वीकार कर लिए हैं और 1 अरब रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना भी स्वीकार किया है। इस बीच गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अल्माओ ने किसी भी आरोप से इनकार किया है। I am as a PW minister. Consultancy I cannot appoint. No chance. Our technician people there, PC and all, you ask them. दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी है। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि दिल्ली सरकार ने नियुक्ति पर मंजूरी नहीं ली है। वहीं सरकार का दावा है कि ये नियुक्ति उपराज्यपाल के अधिकार में नहीं आती। मालीवाल की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी। उन्होंने सोमवार को पद संभाला था। मालीवाल आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद की पत्नी हैं। मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी रह चुकी हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से उनसे जुड़ी हैं। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने इस नियुक्ति को भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला बताया था। बात मौसम की। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। खासकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। दोनों राज्यों में अब भी कई लोग बाढ़ में फंसे हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। मुंबई की रफ्तार बारिश ने थाम दी है। कल से जारी हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद बसों के मार्ग बदलने पड़े हैं। 5 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गईं। मध्य और पश्चिमी लाइनों पर पानी भरने से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी खासा असर पड़ा है। मुंबई ही नहीं, ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा खलल डाला है।
ठाणे में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद करने पड़े। सब तरफ पानी भरा हुआ है। बोट से मैं जाके आया, देखा हो, और सभी यहाँ का जो भाजी मार्केट है वो पूरी तरफ बंद है। सभी तरफ पानी पानी हुआ है और अभी ये हर साल का ये प्रॉब्लम है और इस साल थोड़ा सा ये पानी ज़्यादा लेवल लग रही है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हालात में सुधार नहीं आया है। यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भोपाल, इंदौर में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। क्षिप्रा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी पानी भर गया है। वृष्टि का कुछ प्रभाव इस वक्त हमारे भगवान महाकालेश्वर जी के गर्भगृह में भी दिखाई दिया। इस उज्जैन अवंतिकापुरी में, मालवा में, निमाड़ में पानी इतनी वृष्टि हुई कि संपूर्ण शहर और आसपास के जिले, नगर सब जलमग्न हो गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश से कई जगह हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हैं। कई जगह किसानों को बारिश से खासा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में कम से कम अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत से रिश्ते सुधारने की पाकिस्तान सरकार की कोशिशों में आतंकी संगठन रोड़ा अटकाने लगे हैं। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चेतावनी दी है। इधर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद नहीं छोड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रूस के शहर ऊफा में बनी सहमति आतंकी संगठनों को रास नहीं आ रही है। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने बयान जारी करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत से दोस्ती के खिलाफ चेतावनी दी है। सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी पुरानी नीति पर ही अमल करना चाहिए। हाफिज सईद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। इसी संगठन ने मुंबई में 2008 में आतंकी हमला किया था, जिसमें कई विदेशी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। Diplomacy is the art of the possible, so I hope that we can work together to see as to how we can resolve our problems, disputes through dialogue, and I'm sure that things will get better. दोनों देशों में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एतमाद बिल्ड होता है। हुर्रियत उसमें कोई रुकावट खड़ा नहीं करना चाहती। हुर्रियत उसमें अपना सहयोग देना चाहती है, अपना सपोर्ट देना चाहती है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कहते हैं कि भाई इस प्रोसेस में हमें भी पाकिस्तान और भारत को साथ लेके चलना होगा। उधर दिल्ली में कल पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें कश्मीर के नरमपंथी अलगाववादी नेता भी शामिल हुए। बासित ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। ऊफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे। दोनों देश मुंबई हमलों की सुनवाई में तेजी लाने पर भी राजी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने गिलानी को कल पासपोर्ट जारी किया। ये 9 महीने के लिए वैध है। पर्याप्त जानकारी नहीं देने की वजह से मई में गिलानी का आवेदन खारिज कर दिया गया था। गिलानी ने अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए सऊदी अरब के जिद्दा जाने के लिए पासपोर्ट मांगा था। पासपोर्ट के नए नियमों के मुताबिक आवेदक को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक जानकारियां देनी होती हैं और फोटो खिंचवानी होती है। गिलानी की तरफ से ऐसा करने के बाद ही उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया है।
इस मसले पर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही पीडीपी और बीजेपी में अलग अलग राय हैं। दूसरे दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे का पूरा जब नॉमेनक्लेचर भरा होगा फॉर्म का तभी पासपोर्ट इशू किया, क्योंकि ये तो इंटायरली मैटर एमईए के पास था। उन्होंने देखा होगा सारे का सारा क्राइटेरिया अगर फुल हो गया तो उन्होंने पासपोर्ट इशू किया होगा। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने आप को हिंदुस्तानी कभी माना ही नहीं है। जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने से इनकार करता हो उसको हिंदुस्तान का पासपोर्ट किस तरीके से दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को उतारा गया है। सेना ने कल शहर में फ्लैग मार्च भी किया। शहर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन का झंडा जलाए जाने के बाद तनाव शुरू हुआ। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। शहर के पुराने इलाकों में झड़पें भी हुई। पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन के मुताबिक शहर में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। उन्नीस सौ 93 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कल याकूब की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। अब नागपुर जेल में बंद याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस बीच याकूब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। याकूब मेनन की मौत की सजा से बचने की आखिरी कानूनी कोशिश भी नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेनन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। मौत की सजा के खिलाफ याकूब की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी खारिज कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2013 को मौत की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मैसेज इस जजमेंट में दिया गया है और ये मैसेज जो इम्प्लाइड मैसेज है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जो इस तरह की साजिश करते हैं, उनके लिए कड़ी सजा होना चाहिए। रिव्यू पिटीशन भी इनकी इससे हवाले खारिज हो चुकी थी और अब ये रहा कि क्यूरेटिव पिटीशन में तो उससे भी ज़्यादा नैरो चांस होता है। इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में दोषी करार देते हुए विशेष टाडा अदालत ने 2007 में याकूब मेनन को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में 123 अभियुक्त थे, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। धमाकों का मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याकूब मेनन के आखिरी कानूनी विकल्प को भी खारिज कर दिया। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि अब याकूब मेनन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस फांसी के बाद मुंबई बम धमाकों में मरे हुए लोगों को इंसाफ मुकम्मल तौर पर मिल पाएगा। दिल्ली से विजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को कश्मीर के इतिहास पर आधारित किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स का विमोचन किया। ये किताब पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत और आदित्य सेन ने लिखी है। किताब में कश्मीर के लोगों के संघर्ष को उकेरा गया है। इसके अलावा कश्मीर की सियासी पृष्ठभूमि को भी इस किताब में खासी तवज्जो दी गई है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता शशि थरूर और सचिन पायलट भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने किताब लिखने के लिए लेखक के प्रयासों की प्रशंसा की। The rendition of the happenings by Mr. Dulat, as he perceived them, is to be welcomed. Enough has already been said about them. More will be said this evening. The contents speak for themselves. The gaps and asides are suggestive and reveal much more to the initiated. और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। सीरिया में अल-कायदा का सरगना मोहसिन अल-फादहली अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। अमेरिकी सुरक्षा मंत्रालय पेंटागन ने उसकी मौत की पुष्टि की है। सीरिया के पश्चिमोत्तर में करीब 2 हफ्ते पहले हुए ड्रोन हमले में वो मारा गया। अल-कायदा की शाखा खोरासान गुट का अगुआ 33 साल का मोहसिन अल-फादहली ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी साथी रहा है। अमेरिका के मुताबिक मोहसिन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती पर लड़ने का अनुभव हासिल था। अब वो सीरिया में अल-कायदा समर्थित नुसरा फ्रंट के साथ काम कर रहा था। अमेरिका में हुए कई आतंकी हमलों में भी वो शामिल था। ग्रीस में आज आर्थिक सुधारों के दूसरे राहत पैकेज पर संसद में मतदान होगा। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के लिए अगली बड़ी परीक्षा है।
पिछले हफ्ते आर्थिक सुधारों के पहले पैकेज पर संसद में मतदान के समय सिप्रास को अपनी ही सिरजा पार्टी से कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। इधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रीस की तरफ से 2.05 अरब यूरो चुकाने की पुष्टि की है। हिंदी फिल्मों में जब भी दर्द भरे गानों की बात आएगी, मुकेश का नाम गूंज उठेगा। करीब 4 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज जयंती है। आइए देखते हैं उनके सुरीले सफर को। पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश के गाए फिल्म पहली नजर के इस गीत को जब सुर सम्राट केएल सहगल ने सुना तो वो भरोसा ही नहीं कर पाए कि कोई उनकी आवाज को इतनी खूबसूरती से उतार सकता है। नौशाद जैसे संगीतकार की संगत में उन्होंने अनोखी अदा, मेला और अंदाज के गाने गाए जो ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। लेकिन उनकी असली जोड़ी बनी राज कपूर के साथ। आवारा, श्री 420, छलिया से लेकर तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और कल, आज और कल सभी फिल्मों में राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन गए। जब मुकेश गाने गा रहे थे तो उनके साथ संगीत प्रतिस्पर्धा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार थे। लेकिन जब भी गानों को एक खास मूड की जरूरत होती तो मुकेश को याद किया जाता था। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना। 1974 में उन्हें फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। आज मुकेश साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दर्द भरे गीत सुनने वालों के गमों पर मरहम का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी सहमति। सरकार चर्चा को तैयार, विदेश मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दावा, कहा कांग्रेस के बड़े नेता ने डाला कोयला घोटाले के आरोपी को राजनयिक पासपोर्ट देने का दबाव, सदन में करेंगी नाम का खुलासा। आतंकी सरगना हाफिज सईद की नवाज शरीफ को चेतावनी, कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में न आए, बातचीत से लंबित मुद्दों को हल करने के पक्ष में पाकिस्तानी उच्चायुक्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तनाव के बाद कर्फ्यू, सेना का फ्लैग मार्च, 15 लोग गिरफ्तार, प्रतिबंधित आतंकी संगठन का झंडा जलाने के बाद झड़प। और आधार योजना नहीं होगी बंद, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, योजना पर हुए भारी भरकम खर्च का दिया हवाला।